गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज केमिस्ट्री के लेक्चर में हम पेज नंबर 311 पर जो आपने 311 पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, उदाहरण नंबर 10.4, और उसमें क्या दे रखा है कि कुछ इनकम्प्लीट रिएक्शंस दे रखी है और उन इनकम्प्लीट रिएक्शंस में ये कहा गया कि जो ये इनकम्प्लीट रिएक्शंस हैं इनमें क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, इनके क्या उत्पाद होंगे, ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो क्लास 11th के लास्ट में मैंने आपको मार्कोनिकॉफ का नियम और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम बताया था। ये दोनों जो समीकरण, ये जो पूरा क्वेश्चन दिया गया है, ये मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम पर आधारित है। सबसे पहले मैं फर्स्ट रिएक्शन को कंप्लीट करता हूं, ठीक है। या बॉन्ड लाइन नोटेशन के रूप में आपको स्ट्रक्चर दे रखा है। ये बेंजीन रिंग है, यहां पर एक कार्बन और यहां पर दूसरा कार्बन है, तो कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध उपस्थित है और HBr की अभिक्रिया मुझे करानी है। तो आपको पता है कि HBr की अभिक्रिया कार्बन कार्बन द्विबंध पर होती है और किस नियम के अनुसार होती है, आपने पढ़ा है मार्कोनिकॉफ के नियम के आधार पर होती है। तो मैं इस क्वेश्चन को जो सोल्व करूंगा वो मार्कोनिकॉफ के नियम के आधार पर सोल्व करूंगा। और आपको पता है कि मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है। मार्कोनिकॉफ का नियम ये कहता है कि HBr में से हाइड्रोजन कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़े उस हाइड्रोजन परमाणु पर जाएगी जिस पर पहले से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होगी। तो इस आधार पर अगर हम इसके प्रोडक्ट को जज करने का कार्य करेंगे, है ना, इसके प्रोडक्ट को जज करने का कार्य करेंगे, तो आप देखेंगे कि इन दोनों कार्बन में से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या इस वाले कार्बन पर अधिक है। इसमें 2 हाइड्रोजन है और इसमें 1 हाइड्रोजन है, बाकी यहां ये कार्बन से जुड़ी हुई होगी। तो हाइड्रोजन कहां जाएगी, इस वाले कार्बन पर जाएगी, और ब्रोमीन कहां जाएगी, इस वाले कार्बन पर पहुंचेगी। तो जो उत्पाद बनेगा वो किस प्रकार का होगा। ये बेंजीन रिंग में तो कोई परिवर्तन होना नहीं है, इसको हम त्यों का त्यों बना देंगे, ठीक है। जहां बॉन्ड लगे हुए हैं उसी प्रकार के बॉन्ड हम यहाँ बनाएंगे और यहाँ पर इस तरह से एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, ठीक। ये कार्बन मान करके चल रहे हैं हम लोग जो द्विबंध से जुड़ा है। तो यहाँ पर क्या आ गई, एक ब्रोमीन आ गई, ठीक है। और अब यहाँ डबल बॉन्ड की जगह क्या रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। सिंगल बॉन्ड क्यों रह जाएगा, क्योंकि एक संयोजकता Br के द्वारा सेटिस्फाइड हो गई है। और ये वाला जो कार्बन है, एक हाइड्रोजन इससे यहाँ पर जुड़ गई, एक हाइड्रोजन यहाँ पहले से जुड़ी हुई है, और इसमें से H जो है वो कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये उत्पाद हमें प्राप्त होगा जो कि किसका पालन करता होगा, मार्कोनिकॉफ के नियम का पालन करता होगा। दूसरा क्वेश्चन भी ठीक इसी प्रकार से है। इसमें ये भी एक एल्कीन है, एल्कीन में कार्बन और कार्बन द्विबंध यहां पर उपस्थित है, तो HCl बिल्कुल ठीक ऊपर वाले की तरह से मार्कोनिकॉफ के नियम पर ही चलेगी, ठीक है। तो इसके सिर पर भी आप देख लेते हैं कि ये भी किस पर आधारित है भैया, मार्कोनिकॉफ के नियम पर आधारित है ना। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी हाइड्रोजन वहां पर जोड़नी है जहां पर कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़े हुए कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होगी। तो हाइड्रोजन यहां जाएगी और क्लोरीन यहां पर चली जाएगी। तो यौगिक हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3, फिर इसके बाद क्या है CH2, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पर क्या आ गई CH, और यहां क्या जुड़ जानी है, क्लोरीन। तो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं Cl, और सिंगल बॉन्ड, और जब एक हाइड्रोजन आकर के जुड़ेगी तो यौगिक क्या बन जाएगा यहाँ पर CH2 और H, यानी क्या हो गया CH3। तो ये भी मार्कोनिकॉफ पर आधारित है। तो पहली 2 समीकरण मार्कोनिकॉफ पर आधारित है, लेकिन जैसे ही एल्कीनों में एल्कीनों की हाइड्रोजन क्लोराइडों के साथ या ब्रोमाइडों के साथ आप अभिक्रिया को देखते हैं और वहां पर पेरोक्साइड उपस्थित होता है उत्प्रेरक के रूप में, तो तब समझ जाइए कि ये रिएक्शन मार्कोनिकॉफ के नियम का पालन नहीं करती, बल्कि ये रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ पर आधारित हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पर आधारित हो जाएगी, ठीक। तो पहचान इन दोनों की बिल्कुल स्पष्ट है। अगर जो आपका एरो लगा हुआ है, एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब
एल्कीनो की हाइड्रोजन क्लोराइड या ब्रोमाइड से अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ नियम पर आधारित है, लेकिन अगर उसके ऊपर पेरोक्साइड उत्प्रेरक के रूप में दिए गए हैं तब समीकरण मार्कोनिकॉफ नियम का पालन नहीं करती, उसके विपरीत व्यवहार कर देती है, इसलिए इसको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होगा, मार्कोनिकॉफ में आपने क्या किया था, हाइड्रोजन को वहां जोड़ा था जहां हाइड्रोजन अधिक है, लेकिन यहां पर इसका उल्टा होगा, हाइड्रोजन द्विबंध से जुड़े उस कार्बन से जुड़ेगी जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होगी, तो H तो यहां जोड़ेंगे और Br को यहां पर जोड़ेंगे। जब इस तरह से हम करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो क्या होगा, यहां CH2 ठीक, और हाइड्रोजन इधर जोड़ी तो ये भी क्या बन गया CH2 ठीक है, और Br इधर जोड़ी तो सिंगल बॉन्ड CH2 Br। बॉन्ड इसलिए घटते बढ़ते हैं, हम संयोजकताओं के आधार पर देख सकते हैं, कार्बन की 4 से ज्यादा संयोजकता हमें पूरी नहीं करनी होती है। तो आप देखेंगे कि जो एग्जाम्पल नंबर 10.4 था वो या तो मार्कोनिकॉफ नियम पर आधारित था या एंटी मार्कोनिकॉफ नियम पर आधारित था। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे, मार्कोनिकॉफ का नियम अगर आपको आता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। पेज नंबर 311 पर ही आपको कुछ पाठ्य लिखित प्रश्न दिए गए हैं, क्योंकि ये आपको सॉल्व नहीं दिए गए हैं इसलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड पे सॉल्व कर लिया है। आप क्या करेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको वहां से कॉपी कर सकते हैं। पहले मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन क्या है 10.2, अल्कोहल तथा KI की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करते। ठीक, पहले क्वेश्चन समझिए, दोबारा से क्या कहा मैंने कि अल्कोहलों की जब KI के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, ये एक्सप्लेन करना है। देखिए, पोटेशियम आयोडाइड जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जैसे कि रिएक्शन दिखा रखी है, पोटेशियम आयोडाइड यानी KI और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। तो KI की जब H2SO4 से अभिक्रिया होती है तो एक तो KHSO4 बनता है और एक HI बनता है। ठीक, अब यहां पर जो HI है, ठीक है ना, ये HI अल्कोहलों के साथ अभिक्रिया करके उनको एल्किल आयोडाइडों में परिवर्तित कर सकता है, किंतु हम जानते हैं कि H2SO4 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है और प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण ये देखिए H2SO4 की रिएक्शन दिखा रखी है कि H2SO4 H2O SO2 और नवजात ऑक्सीजन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और ये जो नवजात ऑक्सीजन होती है ये पहली समीकरण में बनी हुई HI को आयोडीन में परिवर्तित कर देती है, और आयोडीन जो होता है वो अल्कोहल्स जो होते हैं उनके साथ अभिक्रिया नहीं कर पाता। ठीक, तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल के स्थान पर H3PO4 का प्रयोग करते हैं। तो जो पोटेशियम आयोडाइड होती है वो H3PO4 से अभिक्रिया करके क्या बना लेती है, HI का निर्माण कर लेती है, और यहाँ पर बनी हुई HI अल्कोहल का सूत्र होता है ROH, इसके साथ अभिक्रिया कर एल्किल आयोडाइडों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक, तो यही कारण है कि चूंकि हम क्या करते हैं, देख रहे हैं कि पोटेशियम आयोडाइड सल्फ्यूरिक अम्ल से जो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के एक प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण आयोडीन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और आयोडीन का प्रयोग अल्कोहलों से एल्किल आयोडाइडों के निर्माण में नहीं किया जा सकता। इसलिए हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को H3PO4 से रिप्लेस करके इस रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको नोट कर लेना है। पेज नंबर 311 पर ही एक और पार्ट निहित प्रश्न आपको दिया गया है। क्वेश्चन है 10.3 और क्वेश्चन समझते हैं फिर उसको आगे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, प्रोपेन के विभिन्न डाई हैलोजन व्युत्पन्नों की संरचना लिखिए। डाई हैलोजन व्युत्पन्न मतलब जिसमें कम से कम 2 हैलोजन परमाणु उपस्थित हो। ठीक, तो सबसे पहले उसने प्रोपेन का स्ट्रक्चर बना लेना है। प्रोपेन क्या होती है, 1 2 3 ऐसे करके ये मैंने प्रोपेन का एक स्केलेटन बना लिया, एक संरचना सूत्र कंकाल जिसे आप बोलते हैं वो मैंने तैयार कर लिया। ठीक, अब उसने कहा डाई हैलोजन व्युत्पन्न, तो
एक हाइड्रोजन परमाणु अगर मैं यहाँ लगा दूं, लीजिए सपोज Br लगा दिया मैंने और एक हाइड्रोजन परमाणु मैंने यहाँ लगा दिया, तो एक तरह का स्ट्रक्चर तो ये बन सकता है। ठीक, इसे मैं फर्स्ट लिख लेता हूँ। संयोजकताएं बाद में संतुष्ट करनी हमें आती है, आसानी से हम कर सकते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, प्रोपेन का एक और स्केलेटन बना लेते हैं, देखते हैं संभवतः कितने स्केलेटन बन सकते हैं। तो एक Br यहाँ पर रखते हैं, है ना, और दूसरी Br हम इस पर रख करके देखते हैं। ठीक, थर्ड स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, क्या कोई और संभव हो सकता है? वही काम करना है कि 3 कार्बन परमाणु रखने हैं, एक Br आपको यहां रखना है, एक आप कहां रख करके देख सकते हैं, दोनों इसी पे रख के देख सकते हैं, ये रख के देख सकते हैं। ठीक है, क्या कोई और स्ट्रक्चर भी पॉसिबल हो सकता है? आपको चेक करना पड़ेगा। यहां मैंने रख दिया, तो 1 2, एक तो इस प्रकार से रखा, ठीक, एक इस प्रकार से रखा, और देखते हैं चौथा भी क्या कोई पॉसिबल है। अगर रिपीट होता है तो ठीक है, नहीं रिपीट होता है तो कोई बात ही नहीं है। 2 3, एक Br यहां रखा मैंने, और कहां रखूं, पहले पर और तीसरे पर रखा गया। ठीक है, दोनों एक साथ रखे गए, दोनों अलग अलग रखे गए। तो इसके अलावा क्या कोई और, अगर यहाँ रखता हूँ तो ये वाला स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, यहाँ रखता हूँ तो ये वाला स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, और यहाँ रखता हूँ तो ये वाला स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। तो इट मीन्स, इसका मतलब है कि एक काम और हो सकता है, एक कार्य और हो सकता है। अगर मैं दोनों को यहाँ पर रख दूँ, एक ही कार्बन पर रख दूँ, तो ये वाला भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, और अगर संभव हो तो आप 5वां को जनरेट करने की कोशिश करना और मिलाकर देखना कि क्या कोई और भी संभव है। तो मेरी मेमोरी से ध्यान आता है कि केवल ये डाई हाइड्रोजन स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। अब मुझे क्या करना है, इनकी संयोजकताओं को बैलेंस कर देना है। तो यहाँ क्या लिखूंगा, एक और एक 2 संयोजकता है तो CH2, यहाँ भी 2 संयोजकता है CH2, और यहाँ भी 2 संयोजकता है तो CH2। यहाँ देखिए CH2, ठीक, 1 2 3, तो यहाँ CH, और यहाँ क्या आएगा CH3, 1 2 3, यहाँ क्या आएगा CH, 1 2 CH2, और यहाँ क्या आएगा CH3, और यहाँ पर इस कार्बन की तो चारों कंप्लीट है, लेकिन इनकी एक एक है, तो यहाँ पर आ गया CH3। उसने क्वेश्चन पूछा था कि प्रोपेन के विभिन्न डाई हाइड्रोजन व्युत्पन्न, तो इस तरह से 4 डाई हाइड्रोजन व्युत्पन्न आपको प्राप्त हुए। अगर आप इनके नाम लिखना चाहें तो नाम भी आप आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, पहला कार्बन आप किसी को भी मान लो, 1 2 3 कार्बन की चेन को आप क्या कहते हो, प्रोपेन, है ना, और 1 पर और 3 पर, है ना, 1 पर और 3 पर क्या उपस्थित है, 2 ब्रोमीन उपस्थित हैं, तो इसका नाम हो गया 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन। इसकी बात करूं तो 1 2 3 है, तो ये भी प्रोपेन, लेकिन अब की बार पहले पर और दूसरे पर, तो आप यहां क्या लिखेंगे, 1 2 डाइब्रोमोप्रोपेन, ये इसका इंग्लिश नाम हो गया। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें पहला कार्बन ये होगा, और दोनों पहले कार्बन पर उपस्थित हैं, तो मैं कहूंगा 1 1, ठीक है, डाइब्रोमो, 1 1 डाइब्रोमोप्रोपेन, ठीक। और चौथे की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 कार्बन, और इसमें दूसरे पर हैं तो 2 2, है ना, डाइब्रोमोप्रोपेन, ये इनके नाम हो गया है। तो आसान क्वेश्चन था, आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। पेज नंबर 311 पर ही एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया है 10.4, और क्वेश्चन क्या है, इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, है ना, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। क्वेश्चन है C5H12, कोई अणुसूत्र वाला यौगिक है, और वो कह रहा है इसके समावयवी एल्केनों में से उनको पहचानिए। यानी पहले क्या करना है,
इस अणु सूत्र की सहायता से समावयवी बनाते हैं। और आपको पता है समावयवी कैसे बनते हैं, एक तो एन चेन बना सकते हैं आप, एक आइसो चेन बना सकते हैं आप, और एक नियो चेन बना सकते हैं। तो जब आप एन, आइसो और नियो वाले यौगिकों का निर्माण कर लेंगे तो आपको उसके समावयवी प्राप्त हो जाएंगे। और जैसे ही आपको समावयवी प्राप्त होते हैं तो आपको क्या करना है कि फिर वो कह रहा है कि इनको पहचानिए जो प्रकाश रासायनिक क्लोरीनन पर देता है ना। क्लोरीनन का मतलब उसमें से जो भी समावयवी प्राप्त होंगे एक हाइड्रोजन परमाणु को Cl से रिप्लेस कर देना है और चेक करना है कि किससे केवल एक मोनोक्लोराइड प्राप्त हो सकता है, किससे 3 मोनोक्लोराइड प्राप्त हो, 3 समावयवी क्लोराइड प्राप्त हो सकते हैं, और या किससे 4 समावयवी मोनोक्लोराइड प्राप्त हो सकते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहला काम है समावयवता का। तो मैंने कहा कि आप 3 प्रकार की चेन बना लीजिएगा, एक एन चेन, एक आइसो चेन, एक नियो चेन। एन चेन कैसे बनती है कि आप क्या करेंगे, पांचों को एक साथ अरेंज कर दीजिएगा, 1 2 3 4 5, और एक सीधी चेन में आप इसको अरेंज कर दीजिए। तो आपका यौगिक जो बन गया वो क्या बन गया, एन पेंटेन। मैं उत्तर पे बाद में जाऊंगा, पहले मैं समावयवी की बात करूंगा। एन पेंटेन है ना। और बैलेंस भी आप कर सकते हो, CH3 CH2, ये तो अब आपको आ चुका होगा, CH2 CH2 एंड CH3। तो ये तो पहला यौगिक प्राप्त हो गया। ठीक, अब दूसरा जो समावयवी है वो मैंने बताया था वो आइसो टाइप का होगा। आइसो में क्या करते हैं आप, एक कार्बन को 2 मैथिल समूहों से जोड़ते हैं, यानी ऐसे करके CH3 और CH3 ये होता है 1 2 3, 3 ये हो गए, 4 और 5, ये आइसोपेंटेन हो गया। ठीक, इसको भी आप क्या कर लें, इसको भी आप बैलेंस कर लीजिएगा कार्बन की संयोजकताओं को। तो बैलेंस है 1 2 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा H, यहाँ क्या आएगा H2, और यहाँ क्या आएगा H3। तो मैंने एन पेंटेन बना लिया, आइसोपेंटेन बना लिया। इसी तरह से मैं एक तीसरा स्ट्रक्चर बना सकता हूँ नियोपेंटेन का। नियोपेंटेन आप जानते हैं कार्बन 4 मैथिल समूह से जुड़ी रहे, तो ये क्या बन जाती है, नियोपेंटेन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ये हो गई हमारी नियोपेंटेन। ठीक, तो एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, तीनों के अणु सूत्र आप चेक कर सकते हैं। C के 5 है ना, 1 2 3 4 5, और 3 चौक 12, तो C5H12, इसका भी C5H12 और इसका भी C5H12। तीनों के जो अणु सूत्र होंगे वो C5H12 होंगे, लेकिन एक एन टाइप होगा, एक आइसो टाइप होगा, एक नियो टाइप हो गया। हमने पहला काम क्या किया, C5H12 अणु सूत्र के समावयवी एल्केन्स हमने तैयार कर लिए। अब वो कह रहा है कि मुझे पहचानना है कि इनमें से कौन केवल एक मोनोक्लोराइड दे सकता है ना। मोनोक्लोराइड का मतलब मैं इसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर करके देखूंगा। देखिए ध्यान से देखिए, मैं इसे कह रहा हूं कि ये फर्स्ट वाले का आंसर है, पहले ही मैं कह रहा हूं, बाद में बताऊंगा कैसे। मैं कह रहा हूं कि केवल नियोपेंटेन एक ऐसा यौगिक है जो क्लोरीनन के पश्चात केवल एक मोनोक्लोराइड देगा। मैं इसको यही दिखाता हूं कैसे। सपोज आपने हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस कर दी, तो ये क्या यौगिक बन गया, CH2Cl। ठीक, जरूरी नहीं है कि आप इस वाले की हाइड्रोजन रिप्लेस करें, आप इस वाले कार्बन की भी हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ CH2Cl आ जाएगा, यहाँ CH2Cl आ जाएगा, यहाँ CH2Cl आएगा, यानी क्रम से जब आप इनकी हाइड्रोजन रिप्लेस करते चले जाएंगे। ठीक, तो ये किसमें देखो, अगर चाहो तो मैं इसको फुर्ती के साथ इसको रख के दिखा सकता हूँ आपको। CH2Cl, ये क्या है CH3, ये क्या है CH3, है ना, और ये क्या है CH3। ठीक, इसकी जरूरत नहीं है जैसे आंसर के अंदर रखने की। अगर आप यहाँ रखेंगे, यहाँ से रिप्लेस करते हैं CH2Cl, तो ये क्या हो गया CH3, ये क्या हो गया CH3, और ये क्या हो गया CH3। तो इसी तरह से अलग अलग करके जब आप रिप्लेस करेंगे तो चारों कार्बन के हमें यौगिक प्राप्त हो जाएंगे। और यौगिक क्या प्राप्त होगा, 1 2 3, इसका नाम होगा प्रोपेन, है ना। अगर मैं इनके सबके नामों की बात करूं, चारों के नामों की बात करूं, तो सबका नाम आएगा, इसका भी लिख के देख लेता हूं, 1 2 3, तो ये बन गए प्रोपेन। प्रोपेन तो है ये, और 1 पे क्लोरो और 2 पे 2 2 डाइमेथिल 1 क्लोरो प्रोपेन।
इसका भी नाम 2,2 डाइमेथिल 1 क्लोरोप्रोपेन, इसका भी नाम 2,2 डाइमेथिल 1 क्लोरोप्रोपेन। तो यानी इससे केवल एक ही टाइप के नियोपेंटेन से इससे केवल एक ही टाइप के क्या बन सकते हैं, मोनोक्लोराइड्स का निर्माण किया जा सकता है। तो ये इसका फर्स्ट एग्जांपल हो गया। इसको यहाँ पर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ केवल आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर दिया है इसको, ठीक है। तो पहले का उत्तर हुआ कि नियोपेंटेन में चूंकि सभी कार्बन्स पर, आप लैंग्वेज लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हैं कि नियोपेंटेन्स में चूंकि सभी कार्बन्स पर, ठीक, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या समान होती है, इसलिए ये क्लोरीनन के पश्चात केवल एक ही प्रकार का मोनोक्लोराइड उत्पन्न करता है। अब मैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ को जाता हूं। उसने कहा 3 समांगी क्लोराइड किससे बन सकते हैं? 3। देखो अगर आप देखें तो ए, मुझे लगता है शायद एक बार मैं रख के देखता हूं, ए बी सी, ठीक। और अगर इसे मैं ए कहूं, इसे बी कहूं, इसे सी कहूं, ठीक है, तो ये सेकंड का आंसर आता है, सेकंड का आंसर कंप्लीट होकर के आता है। यानी कि ये इसमें देखो 3 कार्बन है, एक बार हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस करेंगे तो मोनोक्लोरोपेंटेन बन जाएगा 1 क्लोरोपेंटेन, ठीक है, यहां Cl जोड़ेंगे, एक बार आप यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे और Cl यहां पर जोड़ेंगे तो 2 क्लोरोपेंटेन बन जाएगा, ठीक। एक बार यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो यहां क्या बन जाएगा, 3 क्लोरोपेंटेन बन जाएगा। फिर अगर आप यहां से रिप्लेस करने लगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 2 क्लोरोपेंटेन प्राप्त होगा, ठीक। और यहां से रिप्लेस करने लगे तो फिर काउंटिंग इधर से शुरू हो जाएगी, 1 क्लोरोपेंटेन प्राप्त होगा। तो इसका मतलब 3 समांगी फ्लोराइड अगर हम बना सकते हैं तो वो किससे बना सकते हैं, एन पेंटेन के माध्यम से बना सकते हैं। फिर बात कर रहा है वो 4 समांगी मोनोक्लोराइड किससे बन सकते हैं? तो ये ए कार्बन, ये बी कार्बन, ये सी कार्बन, ये डी कार्बन, चारों कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न है, ठीक। तो इसके माध्यम से यानी आइसोपेंटेन के माध्यम से 4 समांगी मोनोक्लोराइड्स प्राप्त हो सकते हैं। आप रख करके देख सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस करना तो यहां CH2Cl हो जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर जो का त्यों रह जाएगा, ठीक। फिर दूसरी हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस करना तो यहां H हट करके एक Cl और जुड़ जाएगा, तो यहां तो 1 क्लोरो आ जाएगा, यहां 2 क्लोरो आ जाएगा, यहां 3 क्लोरो आ जाएगा और यहां 4 क्लोरो आ जाएगा। तो इस तरह से इसके माध्यम से 4 समांगी मोनोक्लोराइड्स आप बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो डिपेंड करता है, सबसे पहले आपको समांगीयता के बारे में पता होना चाहिए और फिर आप क्लोरीनन का मतलब है हाइड्रोजन हटाना और वहां पर क्लोरीन जोड़ना। तो चाहो तो आप रफ स्ट्रक्चर्स बना करके भी आप देख सकते हैं कि इसके द्वारा केवल एक ही प्रकार के मोनोक्लोराइड संभव है, इसके द्वारा केवल 3 समांगी मोनोक्लोराइड्स प्राप्त किए जा सकते हैं और आइसोपेंटेन के द्वारा 4 समांगी मोनोक्लोराइड को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। स्टॉप।